Good morning, students. Today we are going to take a new topic, that is gravitation. So let's start with the chapter. इस चैप्टर को आप लोग क्लास 9th में भी एक बार पढ़ चुके हैं। क्लास 9th में एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। क्लास 9th में आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है। क्लास 9th में आपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, उसके बारे में जाना कि व्हाट इज़ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। और इस लॉ को किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाउ द शेप ऑफ द अर्थ अफेक्ट्स दिस वैल्यू। ठीक है, जी की वैल्यू जो होती है रेडियस ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करती है। उसके बाद आपने कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए थे क्लास 9th में, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस पे डिपेंड थे, जिसमें कि हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए को जी से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। अब क्लास 11th में हम लोग टॉपिक्स कुछ टेकअप करेंगे, यही सब टॉपिक्स रहेंगे, बस उसको थोड़ा हमें डिटेल में पढ़ना है और डेरिवेशंस वगैरह है और कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग को देखना है। तो ये ग्रेविटेशन जो चैप्टर है ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे नेचर में कुछ ऐसे फिनोमेनाज हैं जैसे कि सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, राइजिंग ऑफ द सन, ठीक है, और द पोजीशन ऑफ द स्टार्स, प्लैनेट्स, ये जितने भी जो फिनोमेनाज हैं ये सब डे एंड नाइट, ठीक है, हाई टाइड, लो टाइड, ये सब जितने भी फिनोमेनाज हैं ये सब ग्रेविटेशनल पुल पे, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होती है प्लैनेट्स के बीच में और सन एंड अर्थ के बीच में, मून एंड अर्थ के बीच में, ये सब जितनी भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो वर्क कर रही है, ये सब जितने भी नेचुरल फिनोमेनाज हैं ये सब इसी के कारण है। तो इसीलिए हमारे लिए क्या है, ये चैप्टर पढ़ना इम्पोर्टेंट है। एंड ऑल्सो इट इज़ वन ऑफ द 4 फंडामेंटल फोर्सेस अवेलेबल इन नेचर। तो इसीलिए हम लोग को पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वन ऑफ द 4 फंडामेंटल फोर्सेस में आती है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दीज आर द 4 फंडामेंटल फोर्सेस। ये आपने क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है फिजिकल वर्ल्ड में। ठीक है, तो इसमें हम लोग थोड़ा पहले ब्रीफ हिस्ट्री देखते हैं कि न्यूटन से पहले भी कुछ एस्ट्रोनॉमर्स हुए हैं, ग्रीक फिलोसफर्स हुए हैं जिन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरी दी थी। ठीक है, उस थ्योरी के हिसाब से हम लोग देखेंगे कैसे फिर लास्ट में न्यूटन ने अपना एक लॉ दिया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो ये मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये मैंने कुछ एस्ट्रोनॉमर्स के नाम लिखे हुए हैं, कुछ साइंटिस्ट थे, जैसे कि ग्रीक फिलोसफर हैं टॉलोमी। इन्होंने अपनी जो थ्योरी दी उस थ्योरी का नाम था जियोसेंट्रिक थ्योरी। ही हैज़ गिवन द थ्योरी जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी, जियो मीन्स अर्थ, सेंट्रिक मीन्स सेंटर, यानी कि इन्होंने क्या कहा कि अर्थ जो होता है वो सेंटर पे होता है और सन उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, जैसे कि पहले इतना तो लोगों ने सोचा नहीं, बस क्या था कि अर्थ है और सन जो है सुबह डेली निकलता है और शाम को डूब जाता है, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग फिर सन निकलता है, फिर डूब जाता है। तो क्या है कि सन जो है पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, सिंपली ये बोल दिया गया। तो अर्थ इज़ द मेन प्लैनेट विच इज़ एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड ऑल द प्लैनेट्स कीप ऑन रिवॉल्विंग अराउंड इट, दिस इज़ सेड बाय टॉलोमी। उसके बाद इंडिया के ग्रेट मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट। इन्होंने कहा कि नहीं, जो मेन सेंटर पे होता है वो होता है सन और प्लैनेट्स उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। बट क्योंकि ये इंडिया में थे और इंडिया का वेस्टर्न वर्ल्ड से कोई कनेक्शन नहीं था, तो इनका जो कहना था वो इंडिया में रह गया और उसको आजकल हम लोग किताबों में जैसा कि पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आए कोपरनिकस, इनकी भी थ्योरी, इनकी थ्योरी क्या थी? हीलियोसेंट्रिक थ्योरी थी। हीलियोसेंट्रिक, हीलियोसेंट्रिक, हीलियो मीन्स सन एंड सेंट्रिक मीन्स सेंटर। इन्होंने क्या कहा, अर्थ जो सन होता है वो सेंटर पे होता है, सन इज एट द सेंटर एंड ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड इट।
बट जो उस टाइम चर्च हुआ करते थे उनकी बात सभी मानते थे। जितनी जनता हुआ करती थी वो जो किसकी बात मानती थी, चर्च की। चर्च ने जैसा बोल दिया, वहाँ जो पोप हुआ करते थे, पादरी हुआ करते थे, उन्होंने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर हो जाती थी। ठीक है, तो अगर उनके खिलाफ कोई बात करता था तो उसको एग्जाइल कर दिया जाता था, बैनिश कर दिया जाता था, मतलब कि बाहर निकाल दिया जाता था उस राज्य से। तो वही चीज़ कोपरनिकस के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। इन्होंने कहा कि नहीं, अर्थ जो होता है वो सेंटर पे नहीं होता, लेकिन चर्च का कहना था अर्थ इज़ द मेन किंग, अर्थ इज़ द मेन प्लैनेट विच इज़ एट द सेंटर एंड द सन रिवॉल्व्स अराउंड इट। इन्होंने उल्टा बोला उसका। इन्होंने कहा कि सन जो होता है सेंटर पे होता है और अर्थ जो होता है उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो इनको जो है डेथ पेनल्टी दे दी गई कोपरनिकस को। ये भी बहुत जीनियस थे और बहुत फेमस हुए कोपरनिकस। उसके बाद इन्हीं के डिसाइपल थे गैलीलियो। ये भी काफ़ी जीनियस थे और इनके काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स भी पॉपुलर हैं। उसमें से एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने करा था कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा से दो बॉल्स को ड्रॉप करा था, दो, एक हैवी और एक लाइट, सेम हाइट से सेम ड्यूरेशन पे ड्रॉप करा। तो इन्होंने देखा कि दोनों सेम टाइम पे अर्थ पे अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो इससे इन्होंने ये कंक्लूड करा कि जो एक्सेलरेशन है, जिस एक्सेलरेशन से दोनों ऑब्जेक्ट्स नीचे आ रहे हैं वो उन ऑब्जेक्ट्स के मास पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये गैलीलियो ने बताया। तो गैलीलियो भी अपने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी को मानता था कि हीलियोसेंट्रिक थ्योरी इज़ द करेक्ट थ्योरी। टाइको ब्राहे, नेक्स्ट आते हैं टाइको ब्राहे। इन्होंने ऑलमोस्ट अपने पूरी लाइफ प्लैनेट्स की पोजीशन को ऑब्ज़र्व करने में, स्टार्स की पोजीशन को ऑब्ज़र्व करने में लगा दी और डेटा कलेक्शन करा, डेटा रिकॉर्ड करा उनकी पोजीशन का। और उसको ऐसा कहा जाता है कि इनका एक रूम हुआ करता था, उसमें पूरा डेटा का कलेक्शन था, सारे नोट्स बनाते थे और उन नोट्स को अपने एक रूम में रखते थे। तो इनकी डेथ बहुत जल्दी हो गई, बट ये किसी कंक्लूज़न पे नहीं पहुंच। फिर आए केपलर। केपलर ने इनके जितने भी डेटा थे, जितने भी रिकॉर्ड्स थे, उसको पढ़ा, उसको देखा और अपने 3 लॉज दिए। केपलर फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे, व्हाट आर केपलर्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं न्यूटन। न्यूटन ने अपना एक फेमस लॉ दिया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो न्यूटन का जो लॉ था इसको हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में टेकअप करेंगे। ठीक है।